विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में प्रकृतिवाद की उत्पत्ति के कारण और प्रमुख प्रकृतिवादी विचारकों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम प्रकृतिवाद या प्रकृतिवादियों के जो प्रमुख आर्थिक विचार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रकृतिवाद वणिकवाद के विरोध में था और उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए वो सभी वणिकवादी सिद्धांतों के विरोध स्वरूप प्रकट हुए थे। तो प्रकृतिवाद के जो प्रमुख आर्थिक विचार हैं उसमें सबसे पहला है प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत। प्रकृतिवादी जो थे वो इस व्यवस्था को प्राकृतिक व्यवस्था का विज्ञान कहते थे। इस व्यवस्था का संकेत रूसो के ग्रंथ कॉन्ट्रैक्ट सोशियल में मिलता है, परंतु रूसो प्रकृतिवादी संप्रदाय से अलग ही रहा है। प्रकृतिवादियों ने वणिकवाद की आलोचना करते हुए प्राकृतिक व्यवस्था की बहुत ज़्यादा सराहना की है। उनके अनुसार यह वह व्यवस्था थी जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित होती थी। इस व्यवस्था से किसी को दुख या कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। अप्राकृतिक व्यवस्था की रचना मनुष्य करता है और उस व्यवस्था में स्वार्थ की प्रमुखता होती है। व्यवस्था को बनाने वालों को ही इसका लाभ मिलता है, न कि अन्य लोगों को। और जो प्रकृति के नियम है वो सबके लिए समान रूप से क्रियाशील होते हैं, क्योंकि प्रकृति कभी भी स्वार्थी नहीं होती। उसमें समदर्शिता का गुण होता है, इसलिए वह सबका हित चाहती है। तो प्रकृतिवादी ऐसा समझते थे कि यह व्यवस्था जो है भगवान ने दया करके उसे मानव जाति के लाभ के लिए प्रदान की है। तो यह व्यवस्था वो पवित्र मानव कल्याण की घोतक एवं शाश्वत तथा अपरिवर्तनीय मानते थे। फ्रांस में जब प्राकृतिक व्यवस्था के विचार दिए जा रहे थे तब अनेक लोगों को यह आशंका होने लगी थी कि इस व्यवस्था को कैसे समझा और अपनाया जाए। इस शंका का निवारण है वो प्रकृतिवादी यह कहकर करते थे कि प्राकृतिक व्यवस्था मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है, जो किसी भी सुसंस्कृत एवं बुद्धिमान व्यक्ति के विचार करने पर समझ में आ जाएगी। इस व्यवस्था को किसी वैज्ञानिक विधि से नहीं देखा जा सकता, केवल आत्मनिरीक्षण एवं गहन विचार द्वारा ही इसका अनुभव हो सकता है। इसका जो है इस व्यवस्था का जब अनुभव हो जाता है तो हम प्रतिदिन व्यवहार में इसी के अनुकूल आचरण करने लगेंगे, ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना था। प्रकृतिवादियों को प्राकृतिक व्यवस्था है उस पर अटूट विश्वास था। ये इस व्यवस्था में ईश्वर का अंश मानते थे तथा उन्होंने इस व्यवस्था को अपरिवर्तनीय भी समझ लिया था। प्रकृतिवादी विचारकों ने जो प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया वो कहीं भी स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए वो एक अस्पष्ट व अनिश्चित सिद्धांत के रूप में है। वे इस व्यवस्था की स्पष्ट रूपरेखा भी प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। इस बात को हम प्राकृतिक व्यवस्था की व्याख्या जो है उसको समझ करके और कर सकते हैं। जैसा कि रूसो ने प्राकृतिक व्यवस्था जो दी उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलाता है। इसका पालन करने वाला व्यक्ति कृत्रिमता और आधुनिक सभ्यता से दूर रहता है। एक प्रकार से वह जंगली अवस्था ही थी, परंतु प्रकृतिवादियों की प्राकृतिक अवस्था इससे थोड़ी सी भिन्न है। वे सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था तथा व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक माने जाते हैं। इस प्रकार रूसो की प्राकृतिक अवस्था और प्रकृतिवादियों के प्राकृतिक विधान में थोड़ा अंतर है। प्रकृतिवाद का जो सबसे बड़ा नेता था, या जो हम कहें कि सबसे बड़ा विद्वान था, केने, उसने किस प्रकार की प्राकृतिक व्यवस्था चाहता था, उसकी जो बातें थी वो प्राकृतिक व्यवस्था को ही अधिक भ्रमित कर देती है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि प्राकृतिक अधिकार जो है वो प्रकृति की अवस्था में निर्धारित नहीं हो सकते। और फिर उसने कहा प्राकृतिक अधिकार तभी उत्पन्न होता है जब न्याय और श्रम प्रतिष्ठित होते हैं। तो जो प्रकृतिवादी विचारक थे, पादरियों, गवर्नरों, शाही चिकित्सकों, मजिस्ट्रेटों आदि के रूप में सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो संभवतः इसलिए उन्हें संपत्ति, सुरक्षा और स्वतंत्रता का बहुत अधिक ध्यान था। उन्होंने इन्हीं बातों को प्राकृतिक व्यवस्था का आधार माना था। तो प्रकृतिवादियों की जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो वास्तविक प्राकृतिक विधान से इस अर्थ में भिन्न थी कि वे इस व्यवस्था के द्वारा एक व्यवस्थित समाज की रचना करना चाहते थे। दूसरा है फिर जड़वत प्राकृतिक अवस्था।
तो प्राकृतिक अवस्था का दूसरा जो अर्थ है वो स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर जीड और रिस्ट ने लिखा है कि जब मानव समाज भी उन्हीं प्राकृतिक नियमों से संचालित होने लगता है जिन नियमों से जड़ जगत तथा पशु जंगल संचालित हो रहा है, तो उसे भी प्राकृतिक विधान कहा जाएगा। इस व्याख्या के बाद एक सीमा तक तो ये लगता है कि प्रकृतिवादी प्राकृतिक व्यवस्था इसी व्यवस्था से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो प्रमुख दार्शनिक था या प्रमुख नेता था केने, वो एक सर्जन था और रक्त संचार के नियम को उसने संपत्ति के परिभ्रमण के सिद्धांत के साथ जोड़कर अपने आप को प्राकृतिक व्यवस्था का मसीहा सिद्ध करने की असफल चेष्टा की थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि प्रकृतिवादी जो है नियतिवादी सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते थे, उस व्यवस्था से वे काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। तो जो प्राकृतिक विधान था या प्राकृतिक व्यवस्था थी, उसकी सही सही जानकारी जो है प्राप्त नहीं हो पाती है, परंतु जितना भी हमने प्राप्त किया है उससे हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवादियों का जो प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत है वो विभिन्न विधानों से, जो हमने रूसो की प्राकृतिक व्यवस्था या जड़पद प्राकृतिक व्यवस्था देखी है, उससे थोड़ा सा भिन्न है। उनकी प्राकृतिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जो भगवान ने मनुष्य जाति के आनंद के लिए बनाई है। वह एक देवी आदेश है तथा इसे समझना मनुष्य का कर्तव्य है और अपने जीवन को इसके अनुकूल बनाना उसका दूसरा कर्तव्य है। तो उनकी जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं थी उनमें उनकी जो विशेषताएं थी उनमें है कि प्राकृतिक व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, वो आत्मनिरीक्षण से ही प्राप्त होती है। दूसरा, फिर उनका मानना था कि प्राकृतिक व्यवस्था मनुष्य को सर्वज्ञ आनंद की अनुभूति कराती है और यह जो व्यवस्था है वो सार्वभौमिक सत्यता से पूरित होती है, भगवान के द्वारा पूरे संसार के लिए बनाई गई है और इसमें कृत्रिमता का अंश नहीं होता है। तो अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो प्राकृतिक व्यवस्था की जो संपूर्ण धारणा है वो बहुत ही अस्पष्ट है, लेकिन तत्कालीन यूरोप के विद्वानों ने इसे महान खोज बताया था और इसके व्यवस्था के जो प्रभाव हुए उसी के फलस्वरूप एडम स्मिथ तथा उनके आर्थिक विचारों को इस व्यवस्था ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। व्यक्तियों और संस्थाओं को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिया गया, विशेषकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना लोगों में फैलने लगी। आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध स्वतंत्रता एक प्रभावशाली नारा बन चुका था। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक नियम किसी भी तरह से मानव जाति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करते, क्योंकि उनका एक बड़ा लाभ यह है कि वे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। फिर इसी के अंतर्गत प्रकृतिवादियों की व्यवस्था के अंतर्गत ही एक दूसरा जो नियम उन्होंने दिया, रूसो की प्राकृतिक इच्छा, जड़वत व्यवस्था और फिर दिया कि शुद्ध उपज। तो आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रकृतिवादियों ने सरप्लस संबंधी विचारों का विशिष्ट स्थान हमें देखने को मिलता है कि जो उनकी शुद्ध उपज है, नेट प्रोडक्शन या वास्तविक उत्पादन, उनके अनुसार वह मात्रा है जो कुल उत्पादन में से लागत को घटाने के बाद प्राप्त होती है। प्रकृतिवाद का शुद्ध उपज संबंधी विचार कृषि क्षेत्र तक ही सीमित था। संकुचित धारणा होते हुए भी अतिरेक संबंधी विचार विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि अतिरेक ही समाज की असली आय है। इस बात की पुष्टि दूपों के कथन से हो जाती है कि मनुष्य जाति की समृद्धि अधिकतम शुद्ध उपज पर आश्रित है। प्रकृतिवादियों का ऐसा मानना था कि जिन व्यवसायों में मनुष्य की अपेक्षा प्रकृति का हाथ अधिक होता है वहाँ शुद्ध उपज प्राप्त होती है और उनके अनुसार कृषि व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो शुद्ध उपज अथवा अतिरेक को उत्पन्न कर सकता है। कृषि के अतिरिक्त अन्य सभी व्यवसाय अनुत्पादक हैं तथा उनमें लगा श्रम भी अनुत्पादक होता है। कृषि व्यवसाय ही एकमात्र ऐसे व्यवसाय के रूप में माना जाता है जो राष्ट्र को समृद्धि की दशा में ले जा सकता है। प्रकृतिवादियों के इस विचार ने वणिकवादियों के व्यापार संबंधी विचारों पर बहुत ही गहरी चोट की और वणिकवादियों ने जिस कृषि को हेय तथा उपेक्षित व्यवसाय समझ लिया था उसी को प्रकृतिवादियों ने पूज्य मान लिया। तो वास्तव में यदि वह इस प्रकार से नहीं करते तो उनकी प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत अव्यवहारिक हो गया होता। कृषि की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए प्रोफेसर केने ने खुद ने कहा है कि कृषि राज्य के समस्त धन तथा समस्त नागरिकों के धन का स्रोत है। तो इस प्रकार से वो उद्योग और व्यापार को एक बांझ पेशा मानते थे जिसमें कोई संपत्ति सृजन नहीं होती। हालांकि इस क्रिया में उनका मानना था कि ये केवल वस्तु का रूपांतरण करती है।
तो उस समय की जो धारणा थी उसके अनुसार रूप परिवर्तन को वास्तविक उत्पादन नहीं समझा जा सकता। कृषि ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय था जो उत्पादन का प्रमुख स्रोत था तथा अतिरेक पैदा करके जनजीवन को खुशहाली दे सकता था। तो अतिरेक का विचार जो है वो संकुचित होते हुए भी, क्योंकि सिर्फ संकुचित इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि ये सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही लागू किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण बन गया था कि वह कृषि व्यवसाय पर ही अन्य व्यवसायों को आधारित मानता था, यानी मूल व्यवसाय उसने कृषि को माना। और ये वास्तव में सत्य भी है कि कृषिजन्य उत्पादन ही शेष व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधों का आधार होता है। इसके अंतर्गत जो है उन्होंने फिर पैसे के हिसाब से श्रेणियों का भी विभाजन किया और उसमें कृषि व कृषक के व्यवसाय को ही सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में उन्होंने माना है। तो उन्होंने जो पहली श्रेणी बनाई थी इसमें कृषि और किसान को शामिल किया गया और समाज में ये सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती थी, उन्हें सम्मान के साथ देखा जाता था। तो जिस प्रकार वणिकवाद में व्यापारी का सम्मान सार्वजनिक समारोह में किया जाता था, उसी प्रकार किसान को भी आमंत्रित किया जाने लगा। कृषि जीवन की रक्षा करती है और आय का अनिवार्य स्रोत है। कृषि उत्पादन का एकमात्र साधन है। अन्य पेशों में लगे श्रमिकों को उन्होंने अनुत्पादक कहा। दूसरी श्रेणी में उन्होंने व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और यातायात को शामिल किया। व्यापारिक दृष्टिकोण से इन महत्वपूर्ण इकाइयों को दूसरी श्रेणी में इसलिए रखा गया था क्योंकि इससे संपत्ति का उत्पादन नहीं होता। इन इकाइयों से मात्र कृषि से उत्पन्न वस्तुओं या संपत्ति का प्रतिस्थापन, हस्तांतरण या परिवर्तन किया जाता है। फिर प्रकृतिवादियों ने तीसरी श्रेणी में कारीगरों और निर्माताओं को रखा। इस श्रेणी के लोगों को तुर्गों ने कृषकों के किराए के टट्टू कहा था, क्योंकि इस श्रेणी के लोग अपनी आय को किसानों से दूसरे रूप में प्राप्त करते थे। तो ये 3 प्रकार से उन्होंने पेशेवर वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रकृतिवादी विचारक व्यापार एवं उद्योग को लगभग समाप्त कर देना चाहते थे। वे उसे अनुत्पादक अवश्य मानते थे, परंतु उनको व्यर्थ नहीं समझते थे। वे उसके विकास के बारे में प्रयत्नशील भी थे, क्योंकि बौद्धों के विचारों से ऐसा लगता है, जहाँ उन्होंने एक जगह लिखा है कि ये व्यर्थ नहीं है, बल्कि ये ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा जीवन की आवश्यकताएं एवं सुविधाएं उपलब्ध होती है तथा जिन पर मनुष्य की जिंदगी की सुरक्षा और कुशलता निर्भर करती है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उस वर्गीकरण के आधार पर हमें देखने को मिलता है कि केवल उन्होंने, हमें इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उन्होंने व्यापार एवं उद्योग को वो समाप्त कर देना चाहते थे। और उन्होंने जो कृषि को महत्व दिया उसके भी अपने कारण थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि भूमि से हमें जो कुछ मिलता है उसे हमें भगवान या ईश्वर प्रदान करता है, जबकि उद्योगों से प्राप्त होने वाली वस्तु मनुष्य द्वारा प्राप्त होती है। प्रकृतिवाद के समय फ्रांस के जो धनी तथा पादरी लोग लगान से प्राप्त होने वाली राशि पर ही अपना जो है विलासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसलिए भी उन्होंने कृषि को महत्व दिया। प्रकृतिवादियों का जो प्रमुख नेता था केने, वो स्वयं एक भूस्वामी था। जब उसका नेता जो था वही कृषि व्यवसाय को सर्वश्रेष्ठ बता रहा था, तो उसके शिष्य जो है इस दौड़ में किस प्रकार से पीछे रह जाते। प्रकृतिवाद के परिप्रेक्ष्य में जो शुद्ध उपज का सिद्धांत है उसकी भी कई विद्वानों द्वारा आलोचना की गई है और अनेक आधारों पर की गई है। उनका ऐसा मानना है कि प्रकृति के सहयोग का जो है सही अर्थ प्रकृतिवादियों ने नहीं समझा, क्योंकि उनकी जो शुद्ध उपज की धारणा केवल कृषि से ही उत्पन्न होती है, ये सच नहीं है ना। कृषि के अलावा अन्य जो निर्माणकारी उद्योग हैं, वन क्षेत्र है, खान है, मछली उद्योग है, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, है ना, वो सभी जो है शुद्ध उपज पैदा कर सकते हैं। फिर जो है कृषि का निर्माण उद्योगों में आधारभूत अंतर जो है उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो कृषि और निर्माण उद्योगों को अलग अलग मान लेते हैं। परंतु इन दोनों व्यवसायों को देखा जाए तो इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि कृषि और उद्योग को जो है कृषि वास्तविक वस्तु का उत्पादन करती है, तो उद्योग कृषि से उत्पन्न वस्तु का रूप परिवर्तन करते हैं, है ना। तो अगर हम देखा जाए तो दोनों ही क्षेत्रों के उत्पादन में रूप परिवर्तन की जो एक जैसी क्रिया है वो पाई जाती है, क्योंकि अगर हम कृषि को लें तो उससे जो अनाज, कपास, जूट, तिलहन आदि पैदा होते हैं वे हवा, पानी, उर्वरक, खनिज तथा मिट्टी आदि के ही परिवर्तित रूप हैं। इसी प्रकार निर्माण उद्योग भी कपास या जूट का रूप बदलकर कपड़ा, चटाई आदि बना लेते हैं। तो कृषि व्यवसाय को शुद्ध उपज का स्रोत नहीं कहा जा सकता,
है ना। इस संबंध में जो है जीड एवं रिस्ट ने अपने विचार लिखे हैं कि अनाज का दाना जो एक अनाज की बाल का रूप धारण करता है, मिट्टी, हवा आदि से आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करके ही ऐसा बनता है। इसी प्रकार से एक रोटी बनाने वाला व्यक्ति भी उसी अनाज को पानी, नमक तथा खमीर आदि से रोटी बना देता है। और जो है उन्होंने प्रकृतिवादियों ने कृषि यानी खेती और उद्योगों की जो परस्पर निर्भरता है उसको भी ठीक ढंग से नहीं समझा था, क्योंकि उद्योग पूर्णतया कृषि पर निर्भर है जबकि कृषि उद्योगों पर निर्भर नहीं है, ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना था, जो कि उनका ये विचार गलत था। क्योंकि उद्योग कृषि उत्पादन में सहायक होते हैं, जैसे नई नई मशीनों की खोज करना, है ना, उर्वरक, सिंचाई के साधन आदि जो है मशीनों को उद्योगों से, आदि जो मशीनें हैं वो उद्योगों से ही कृषि को प्राप्त होती है। और कृषि में इनके बिना क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। आज अगर हम देखें तो विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों का कृषि उत्पादन इन्हीं औद्योगिक उपकरणों की वजह से कई गुना बढ़ पाया है। तो कृषि और जो उद्योग है वो एक दूसरे के पूरक हैं, न कि दोनों अलग अलग हैं। और जैसा कि प्रकृतिवादियों का मानना था कि जो खेती है वो हमेशा ही आधिक्य उत्पन्न करती है, जबकि उद्योग आधिक्य का उत्पादन नहीं करते हैं। तो कृषि व्यवसाय और उद्योग कि हम अगर आपस में तुलना करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जितना सुरक्षित व्यवसाय उद्योग है उतना कृषि नहीं है, क्योंकि कृषि व्यवसाय अनेक प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित होता है और उसे उद्योग की तुलना में ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। तो निर्माण उद्योग की तुलना में कृषि व्यवसाय है उसको उदार नहीं माना जा सकता। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रकृतिवादियों का जो शुद्ध उपज का जो विचार है वो अव्यवहारिक है। उनके जो आधिक्य के विचार ने ही बाद में हमें लगान के सिद्धांत को प्रतिपादन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधिक्य या लाभ पर ही जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। हाँ, यहाँ पर अंतर केवल इतना है कि उन्होंने आधिक्य केवल कृषि से ही प्राप्त होना बताया है, जबकि आधिक्य केवल कृषि से प्राप्त नहीं होता बल्कि अन्य व्यवसायों और सेवाओं से भी प्राप्त हो सकता है। फिर जो उन्होंने दिया तीसरा, वो था संपत्ति का परिभ्रमण, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। तो जो प्रकृतिवादी विचारक केने हैं उन्होंने संपत्ति के वितरण का जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में आगे चल करके मिराबो ने लिखा कि जब संसार प्रारंभ हुआ है तब से 3 महत्वपूर्ण आविष्कार ऐसे हुए हैं जिन्होंने राजनीतिक समाज को स्थिरता प्रदान की है। इनमें से पहला अधिकार है लेखन कला, दूसरा है द्रव्य यानी मुद्रा, और तीसरा आविष्कार है आर्थिक सारणी, जो प्रथम दोनों आविष्कारों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और यह हमारे युग का एक महान आविष्कार है जिसका सुफल हमारी संतानें भोगेंगी। तो इस प्रकार से मीराबो ने लिखा था। और प्रकृतिवादियों के सामने जो वितरण है वो एक बहुत ही बड़ी प्रमुख समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर केने ने डॉक्टर हार्वे के रक्त परिवहन के सिद्धांत की सहायता ली थी और उसने 1758 में एक आर्थिक सारणी से समाज में धन के परिचलन की व्याख्या की। उसने स्पष्ट किया था कि समाज में धन का जो परिभ्रमण या परिचलन है, सर्कुलेशन है, वो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है। ये जो उनकी आर्थिक सारणी थी सन 1894 में ब्रिटिश इकोनॉमिक एसोसिएशन ने पुनः प्रकाशित की और इससे स्पष्ट हुआ कि ये सारणी बड़ी महत्वपूर्ण थी। धन के प्रवाह की यह विधि बड़ी ही रोचक थी, जिसे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि केने ने समाज को इस सारणी में 3 भागों में बांटा था। एक पहला वर्ग था जो उत्पादक वर्ग कहलाता था। इसमें किसानों को पहला स्थान दिया गया। किसानों के अतिरिक्त मछली पकड़ने वाले, खाने खोदने वाले लोगों को भी इस वर्ग में रखा गया, लेकिन इन लोगों का जो स्थान है वो गौण था। सर्वोच्च स्थान किसानों को प्राप्त हुआ। दूसरा उन्होंने वर्ग दिया संपत्तिवान वर्ग। इस दूसरे वर्ग में भूस्वामियों को रखा गया। केने ने जो है इस वर्ग को समाज के लिए उपयोगी बताया और कहा कि यह वही वर्ग है जो धन लगाकर उत्पादन को बढ़ाता है। इस वर्ग में उन्होंने भूस्वामियों के अतिरिक्त राजाओं, उनके सलाहकारों, पादरियों तथा सैनिकों को रखा। इस वर्ग के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या की उसने 1/4 मानी थी और यह वर्ग किसानों से आय प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के विनियोग करता था, जैसे भूमि में विनियोग करना यानी जंगलों को साफ करके खेती के योग्य बनाना,
और उसके उपजाऊपन में और अधिक वृद्धि करना। फिर उन्होंने कहा कि यह जो है कृषि की वार्षिक उपज बढ़ाने में खर्च करने के लिए वार्षिक विनियोग करता है और भवन, पशुओं आदि के रूप में स्थायी विनियोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार से उसने जो है दो वर्ग, उत्पादक वर्ग, संपत्ति वर्ग, और तीसरा वर्ग उसने बताया कि अनुत्पादक वर्ग, यानी पहला वर्ग कृषक वर्ग था जो सर्वोच्च था। दूसरे में उसने जो है विनियोगकर्ताओं को, यानी भूस्वामियों को आदि, राजाओं को, सलाहकारों को, सैनिकों को रखा। और तीसरे वर्ग या अनुत्पादक वर्ग में उसने उद्योगपतियों, घरेलू नौकरों, कलाकारों तथा मजदूरों आदि को सम्मिलित किया था। यह वर्ग भले ही उसने अनुत्पादक माना हो, परंतु इस वर्ग के द्वारा पैदा की गई वस्तुओं का उपभोग संपूर्ण समाज करता है। तो इस प्रकार से जो ये तीन वर्गीकरण उसने वर्ग वाइज किए, उसमें प्रथम वर्ग जो था वो उत्पादक वर्ग माना गया और इस वर्ग में किसानों को ही प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि जो शुद्ध उपज है वो किसान ही पैदा करता है। किसान की ये शुद्ध उपज उक्त जो वर्ग हैं, दूसरे वर्ग हैं, उनमें किस प्रकार से, किस क्रम में वितरित होती है, उसकी भी उन्होंने व्याख्या की, है ना। और एक उदाहरण के रूप में उसने समझाया कि अगर हम मान लें कि 10 करोड़ रुपए की मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, तो किसान 10 करोड़ रुपए के उत्पादन में से 4 करोड़ रुपए का उत्पादन अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने पास रखता है और शेष 6 करोड़ रुपए मूल्य की शुद्ध उपज का जो है परिभ्रमण समाज में होता है। अब 6 करोड़ रुपए मूल्य की जो शुद्ध उपज है, उसमें से इस राशि से 4 करोड़ रुपए के मूल्य का अनाज तथा 2 करोड़ रुपए के मूल्य का कच्चा माल जैसे चमड़ा, कपास आदि को उसने माना। अब किसान 6 करोड़ रुपए की संपत्ति में से 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को कर व लगान के रूप में संपत्तिवान वर्ग को दे देता है और शेष 2 करोड़ रुपए जो है वो उद्योगपति से कपड़े, जूते आदि खर्च करने में व्यय कर देता है। तो इस प्रकार से किसान का 4 करोड़ रुपया संपत्तिवान वर्ग के पास और 2 करोड़ रुपए उद्योगपतियों के पास चला जाता है। अब उद्योगपतियों ने 4 करोड़ रुपए का माल पहले से ही तैयार करके रखा होता है। इस माल में से वे 2 करोड़ रुपए का माल किसानों और 2 करोड़ रुपए का माल संपत्तिवान वर्ग को बेच देते हैं और अब उद्योगपतियों के पास 4 करोड़ रुपए आ जाते हैं। तो जो संपत्तिवान वर्ग है उसको प्रारंभ में कर व लगान के रूप में 4 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। इस रुपए में से 2 करोड़ रुपए का आवश्यक साजो सामान जो है, यानी मशीनरी आदि है, वो उद्योगपतियों से खरीद लेते हैं। शेष जो 2 करोड़ रुपए का जो सामान, उन 2 करोड़ रुपए बचते हैं, उससे वो किसानों से माल खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार से जो संपत्तिवान वर्ग है को जो धन मिला था वह पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। इस प्रारंभिक चरण में प्रथम बार किसान के पास 2 करोड़ रुपए लौट करके वापस आ जाते हैं। अब उद्योगपतियों के पास 4 करोड़ रुपए आया था। अब वे इस रुपए में से 2 करोड़ का कच्चा माल तथा 2 करोड़ का अनाज किसानों से खरीद लेते हैं और उद्योगपति किसानों से जो कच्चा माल इस वर्ष खरीदते हैं वे अगले वर्ष के लिए उसका तैयार माल बना लेते हैं। इस प्रकार उद्योगपतियों का पूरा धन समाप्त हो जाता है और किसान के पास 4 करोड़ रुपया और आ जाता है। तो परिभ्रमण के कारण किसान के पास 2 करोड़ रुपया संपत्तिवान वर्ग से तथा 4 करोड़ रुपए उद्योगपति वर्ग से, यानी कुल मिलाकर के 6 करोड़ रुपए आ जाते हैं। किसान ने जो 6 करोड़ रुपया प्रवाहित किया था, बाद में वही 6 करोड़ रुपए लौट करके आ जाता है और अगले वर्ष फिर से परिभ्रमण करता है। तो ये जो व्याख्या थी ये रक्त परिवहन के सिद्धांत पर आधारित थी। जैसे हृदय रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है और वही रक्त घूम फिर करके फिर हृदय में आ जाता है, तो रक्त परिवहन की यह क्रिया सतत चलती है और इसी प्रकार संपत्ति का परिभ्रमण क्रिया भी सतत क्रियाशील रहती है, ऐसा प्रोफेसर केनेन का मानना था और उन्होंने अपने आर्थिक सारणी में इसको प्रतिपादित भी किया था। अब ये जो परिभ्रमण का इसका जो सिद्धांत था उसकी भी कई प्रकार से आलोचनाएं की गई है कि ऐसा माना जाता है आलोचकों द्वारा कि केवल किसान ही शुद्ध उपज का उत्पादक है। ये बोलना बराबर गलत है। इसके अतिरिक्त यह भी गलत है कि केवल उसी शुद्ध उपज का परिभ्रमण होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि निर्माता भी शुद्ध उपज के उत्पादक हैं और उनकी उपज का भी परिभ्रमण होता है। और जो समाज का वर्गीकरण किया गया, समाज को जो 3 भागों में बांटा गया, वो भी उचित नहीं था, क्योंकि प्राय समाज का प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग किसी न किसी रूप में उत्पादक है और उनके द्वारा उत्पादित वस्तु का भी परिभ्रमण होता है। और प्रकृतिवादियों की आर्थिक सारणी से हमें ज्ञात होता है कि समाज का जो संपूर्ण धन है वो अंत में सिमटकर किसानों के पास आ जाता है। अगर उनकी ये बात सच होती तो आज की स्थिति में किसान सबसे बड़ा धनी वर्ग होता,
परंतु वह आज सबसे निर्धन वर्ग के रूप में है, जो प्रकृतिवाद की इस धारणा को गलत सिद्ध करता है। अब जो भूस्वामी है उनको उन्होंने जो वर्गीकरण किया था उसमें उद्योगपतियों और उद्योग में जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनको उन्होंने अनुत्पादक कहा है। और यदि देखा जाए तो भूस्वामी अनुत्पादक तथा परावलंबी है, परंतु प्रकृतिवादियों ने उन्हें अनुत्पादक नहीं कहा। उन्होंने भूस्वामियों को, राजाओं को, पादरियों को तो उत्पादक माना, लेकिन कारीगरों और उद्योगों में काम करने वाले लोगों को उन्होंने अनुत्पादक कहा था। इस संबंध में प्रोफेसर जी डेमरिस्ट ने भी लिखा है कि अनुत्पादक का दुर्नाम इस वर्ग को न देकर उद्योगपतियों और शिल्पकारों को दे दिया गया, जबकि वास्तव में ये दिया जाना चाहिए था भूस्वामियों को, क्योंकि वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते हैं, केवल लगान के रूप में ही संपत्ति को अर्जित करते हैं। क्योंकि और इस संबंध में जो है उन्होंने जब भूस्वामियों को अनुत्पादक वर्ग में शामिल नहीं किया, उसका प्रमुख कारण ये था क्योंकि भूस्वामियों ने भूमि को साफ किया था और जल निकासी की व्यवस्था की थी। यदि भूस्वामी प्रारंभ में इस कार्य को नहीं करते तो कृषि व्यवसाय प्रारंभ नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने भूस्वामियों को जो है अनुत्पादक वर्ग में नहीं रखा। तो इस प्रकार से जो है उनका परिभ्रमण का सिद्धांत प्रकट होता है। उसके पश्चात जो है उन्होंने मूल्य संबंधी विचार दिए। उनका जो विचार है कोई वैज्ञानिक विचार नहीं है, उनका पूरा ध्यान उत्पादन पर केंद्रित था और मूल्य के संबंध में उनके विचार जो है कहीं कहीं पर बिखरे हुए हमें मिलते हैं। और वो मूल्यों को जो है दो प्रकार से मानते थे कि पहले तो आधारभूत मूल्य है ना, ये जो मूल्य था ये लागत पर आधारित था। बाद में इस मूल्य को सामान्य मूल्य या नॉर्मल प्राइस कहा जाने लगा। और दूसरा उन्होंने माना प्रचलित मूल्य। यह जो प्रचलित मूल्य था यह बाजार मूल्य था, जो दुर्लभता और प्रचुरता के कारण क्रेताओं और विक्रेताओं के मोल भाव की क्षमता से निर्धारित होता है। प्रचलित मूल्य की धारणा से मांग और पूर्ति के सिद्धांत का हमें संकेत मिलता है। तो प्रकृतिवादियों ने कृषि के लिए एक उचित मूल्य का सुझाव दिया था और वे मूल्य और उपयोगिता में भेद करते थे, किंतु मूल्य और कीमत में भेद नहीं करते थे। मूल्य से उनका अर्थ विनिमय मूल्य से था। उनके मूल्य संबंधी सिद्धांत से इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वे मूल्य अथवा कीमत का निर्धारण किस प्रकार करते थे। कैनोए तथा जो तुर्गो था वे बाजार मूल्य में अधिक रुचि रखते थे, है ना, जिसके बारे में उनका ऐसा मानना था कि यह वस्तु की पूर्ति और क्रेताओं व विक्रेताओं के मध्य होने वाली प्रतियोगिता से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनका मूल्य सिद्धांत मांग और पूर्ति का सिद्धांत था। उन्होंने एक स्वाभाविक मूल्य की भी चर्चा की है। उन्होंने प्राकृतिक मूल्य किस प्रकार से निर्धारित होगा इस बात की उन्होंने व्याख्या नहीं की। जैसे तुर्गो का कहना था कि एक व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य अपने लिए उसकी उपयोगिता के अनुसार लगाता है, और जब दो वस्तुओं की एक सी उपयोगिता होती है यहाँ वस्तु का मूल्य उसके निर्माण में लगे श्रम से निश्चित होता है। परंतु जो प्रकृतिवादी थे उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मूल्य लागत द्वारा तय होता है। कहीं पर वो ऐसा जरूर मानते थे कि वस्तु की कीमत इतनी अवश्य होनी चाहिए जितनी कि उस वस्तु की सभी लागतें प्राप्त हो सके। तो जो प्रकृतिवादियों के मूल्य संबंधी जो विचार थे वो अस्पष्ट अवश्य थे, परंतु उनके इस विचार के जो मूल्य के सिद्धांत है या मूल्य के श्रम सिद्धांत है उसका संकेत मिलता है, जिसको आगे चल करके एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स ने विकसित किया था। फिर उनके जो हैं मजदूरी, जनसंख्या और ब्याज के संबंध में भी उनके विचार प्रकट होते हैं। प्रकृतिवादियों ने मजदूरी के संबंध में कोई उल्लेखनीय विचार तो प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन फ्रांस के ने उस समय जो प्रचलित मजदूरी थी वह उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप ही थी, तो अतः मजदूरी निर्धारण की कोई विशेष समस्या उनके सामने नहीं थी। और प्रकृतिवादियों का ऐसा विचार था कि मजदूर अपनी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मजदूरी प्राप्त कर लेता है। जनसंख्या के संबंध में जो है वो प्राकृतिक व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, और उनका विचार था कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, परंतु वे अत्यधिक जनसंख्या से भी भयभीत नहीं थे। उन्होंने जनसंख्या के बढ़ने तथा घटने की प्रवृत्ति को कृषि के उत्पादन के साथ संबंधित किया था। उनके अनुसार अगर वास्तविक उत्पत्ति यानी कृषि उत्पादन की वृद्धि जनसंख्या को बढ़ा देती है, और यदि कृषि उत्पादन न बढ़ाया गया तो जनसंख्या स्वतः ही कम हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। जो प्रकृतिवादियों का ऐसा विचार था ब्याज के संबंध में,
कि ब्याज देना उचित है, क्योंकि भूमि जो है वो शुद्ध उपज प्रदान करती है और ब्याज दर शुद्ध उपज और इसके मूल्य पर निर्भर करता है। यानी अनाज का भाव जितना अधिक होगा, वास्तविक बचत उतनी ही अधिक होगी और उतनी ही अधिक ब्याज दर भी होगी। इनके जो प्रमुख विचारक थे केने, उनका कहना था कि खेती में जहाँ पूंजी के प्रयोग से शुद्ध उपज में वृद्धि होती है वहाँ ब्याज देना ठीक है, लेकिन उद्योगों में जहाँ संपत्ति की वृद्धि नहीं होती है वहाँ ब्याज देना उचित नहीं है। यानी खेती में तो वो ब्याज को स्वीकार करते थे, लेकिन उद्योगों में ब्याज को स्वीकार नहीं करते थे। तो इस प्रकार से हमने आज देखा है कि प्रकृतिवादियों के जो विचार हैं वो विचार किस प्रकार से हैं। उन्होंने प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया, उन्होंने जो है शुद्ध उपज का विचार दिया, उन्होंने जो विभिन्न श्रेणियों को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा और जो खेती को उसने महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसके साथ ही उन्होंने जो है प्रोफेसर केने ने या डॉक्टर केने ने आर्थिक सारणी के माध्यम से जो ये बताया कि संपत्ति का परिभ्रमण जिस प्रकार से शरीर में रक्त संचार का परिभ्रमण होता है उसी प्रकार से होता है। मूल्य संबंधी विचार भी दिए और उन्होंने मजदूरी, जनसंख्या तथा ब्याज से संबंधित विचार भी बस जगह जगह पर प्रकट किए हैं। और इन्हीं विचारों ने आगे जाकर के एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स और अन्य जो विचारक हैं उनको एक आधार प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से वो आगे चल करके और अपने आर्थिक विचारों को प्रतिपादित कर सके।